तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट पेपर में जो फिजिक्स सब्जेक्ट आया था उसके सॉल्यूशन को लेकर के। अच्छा, किस चैप्टर से और किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था वो हम लोग ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बना के डाल चुके हैं। ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, और अगर पूरे डिटेल में एनालिसिस देखना है तो वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं। जो 50 क्वेश्चन आए थे उन 50 का सॉल्यूशन देखेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि आपके सेट में क्वेश्चन का सीक्वेंस, ऑप्शन का सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है, तो आंसर क्या आया है वो मैच कराएंगे, न कि ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन का सीक्वेंस और क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है। क्लियर ना? स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा बॉब रेल्ड किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग विद इनिशियल स्पीड ऑफ ओमेगा आरपीएम। तो टेंशन जो स्ट्रिंग में है वो है टी। स्पीड जब 2 ओमेगा हो जा रहा है सेम रेडियस रखते हुए, तो उस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है ये पूछा जा रहा है। पहली बात, ये क्वेश्चन क्लास 11th के चैप्टर मोशन इन प्लेन सर्कुलर मोशन से है, तो उससे शुरुआत कर रहे हैं एकदम बेसिक। अगर हम लोगों को इस वाले पोर्शन में अगर हम लोगों को ये फॉर्मूला याद रहा होता एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन तुरंत किल हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले स्पीड कितना दिया हुआ है? ओमेगा, तो टेंशन क्या लिख लेंगे? एम आर ओमेगा स्क्वायर। दूसरी बार का टेंशन पता करना है। बोला गया रेडियस को सेम रखा गया है, ओमेगा को डबल किया गया है, तो क्या लिख लेंगे? एम आर 2 ओमेगा पूरे का होल स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? टी अपॉन टी डैश इज इक्वल्स टू एम आर एलिमिनेट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 4 ओमेगा स्क्वायर, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्लियरली टी डैश की वैल्यू क्या दिख रही होगी? 4t। क्लियर ना? तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका? इसका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। हम वैसे ही बोल चुके हैं कि अपने सेट में ये आंसर देखेंगे, जिस भी ऑप्शन में 4t होगा वो सही होगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं ले रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। अगेन सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन, और हम पहले ही बता चुके हैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। नीट के एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस भाई, तो अगर हम पीवाईक्यूज को काफी ढंग से किए हुए तो 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर लड़ जाएगा प्रीवियस ईयर से, काफी हद तक सेम होता है। ठीक है, ये तो खैर सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगर एक सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, मतलब उस स्पीड का मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा है, लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तब तो डायरेक्शन डेफिनेटली बदल रहा है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो बदल रहा ही है क्योंकि वो हर बार टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदल रहा है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदल रहा है। चूंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कुछ भी बदलेगा तो वेक्टर तो बदल ही गया। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इसका जो वेलोसिटी है वो भी वैरी कर रहा है, और जो एक्सेलरेशन है वो तो वैरी कर ही रहा है। क्लियर ना? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। अगले क्वेश्चन को चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि भाई हम लोग को ये जो क्या ट्रुथ टेबल बना हुआ है, उस ट्रुथ टेबल के बेसिस पे कौन सा क्वेश्चन वो फॉलो कर रहा है, वाई, पता लगाना है। तो आउटपुट वाई के बारे में सोचते हैं। देखो ध्यान से एक बार, अगर हम लोग 0 + 0 करें तो 1 नहीं आएगा, 0 + 0 करेंगे तो 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। 0 × 0 करेंगे तो भी 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तो 1 आ रहा है, इसका मतलब कि एंड और की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अच्छा, हम इक्वेशन के हिसाब से देखें, ऑप्शंस में एंड गेट, और गेट, नॉर गेट ये सब तो है ही नहीं, इक्वेशंस है। अगर हम लोग ध्यान से देखें, ध्यान से एकदम, तो देखो बी रिवर्स आ रहा है हर बार। देखो जो भी बी है उसको पलट दिया गया है। इसका मतलब कि अगर हम बी के ऊपर बार लगा दें तो हम लोगों को क्लियरली वाई आता हुआ दिखेगा कि नहीं? बी का बार वाई होगा, तो वाई क्लियरली क्या हो जाएगा? बी का बार हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 का इस पर्टिकुलर सेट के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर ना? आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बहुत चेक करने की आवश्यकता नहीं है, लॉजिक गेट बहुत आसान होता है, स्कोरिंग होता है, आता भी है हर साल क्वेश्चन। ठीक है ना? यहाँ क्या बोला जा रहा है कि एक सोलेनॉइड से दूसरे सोलेनॉइड की ओर एक मैग्नेट को लेके जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में इंटर करती हैं। तो बीच में भी होती हैं, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, और बाहर ऐसे 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 घूम के आ रहा होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? मैग्नेट इधर जा रहा है, तो इस लूप में इंटर करने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड वो घट रहा है। तो क्या पढ़ाया गया था भाई? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जब भी कोई भी चीज का चेंज होगा तो ये हमेशा उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। तो कौन घट रहा है? क्रॉस घट रहा है। अगर क्रॉस घट रहा है तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा कि क्रॉस जनरेट करे। क्रॉस घट रहा है, ये क्रॉस ही जनरेट करना चाहेगा, तो करंट जो वो ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे फ्लो करेगा। तो कहाँ से कहाँ? ए से बी फ्लो करेगा, पहले वाले में सोलेनॉइड 1 में A to B फ्लो करेगा। ठीक है, अच्छा
इस वाले लूप की तरफ जा रहा है, तो इस लूप से बाहर निकलने वाला जो फील्ड लाइन है वो बढ़ रहा होगा। तो बाहर निकलने वाला बढ़ रहा है तो क्या जनरेट करेगा, बोले इधर क्रॉस इंटर करने वाला जनरेट कर जाएगा। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे 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 फ्लो करेगा। इसका मतलब कहाँ से कहाँ, तो बोले डी से सी, डी से सी, तो ए से बी, डी से सी, ए से बी और डी से सी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन को चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई पोटेंशियल V एट एन एक्सियल पॉइंट R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, डाइपोल मोमेंट जिसका दिया हुआ कितना P, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 4 × 10⁻⁶। ये किसका मैग्नीट्यूड है, ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दी गई है। और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, +/9 × 10⁻3। अच्छा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या होता है, अगर हम डाइपोल के पोटेंशियल की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है K/P/r²। ये किस लोकेशन पे है, एक्सियल वाले लोकेशन पे है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, डेटा पुट करें एक बार। K की जगह क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9, P की वैल्यू कितनी है, ये रहा 4 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, कितने डिस्टेंस पे, 2 मीटर के डिस्टेंस से पूछा गया। क्लियर ना। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 4, 4 से 4 एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आएगा 9 × 9 - 6 कर लेंगे तो 9 × 10⁻3। अब हम इस तरफ निकाल रहे होंगे, अगर प्लस चार्ज की वजह से तो पॉजिटिव आएगा, प्लस चार्ज की तरफ होगा तो पॉजिटिव, माइनस चार्ज की तरफ होगा नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पे प्लस भी पॉसिबल है और माइनस भी पॉसिबल है। तो ये बिल्कुल सही है। तो जो असर्शन वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। रीजन में क्या लिखा हुआ है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 2p/4πε0 r का स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ एनी एक्सियल पॉइंट सिचुएटेड एट 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। बोले नहीं, क्योंकि एक्सियल पॉइंट पे तो अभी हम लिखे फॉर्मूला ना, ये होता है kp/r² होता है, वहाँ 2 तो होता ही नहीं है। k की जगह 1/4πε0 है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन 2 नहीं होता है, इसलिए असर्शन सही तो है लेकिन जो रीजन लिखा हुआ है वो तो गलत है। तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्लियर ना, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन। अब ये क्वेश्चन जो है वो क्लास 12th मैग्नेटिज्म एंड मैटर से आया हुआ है। पूछा जा रहा है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के बारे में बेसिक की गई है। तो भाई क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक जो होता है इसका ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो नेगेटिव होता है, 0 से कम होता है। तो डायमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है। यहाँ पे काई है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, काई होगा, वो गलती से एक्स बन गया, ठीक है। तो इसका डायमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, तो ए जाएगा सेकंड के साथ, ए जाएगा सेकंड के साथ, तो थर्ड गलत हो गया, फोर्थ गलत हो गया। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फेरो किसके साथ जाएगा, भाई फेरो का काई बहुत ज्यादा होता है, तो बी जाएगा थर्ड के साथ, तो बी जाएगा थर्ड के साथ। इसका मतलब क्लियरली ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि यहाँ पे बी को तो फर्स्ट साथ भेज रहे हैं, बी का नहीं, फेरोमैग्नेटिक का काई तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। पैरा का ठीक ठाक होता है, ठीक ठाक मतलब पैरा का क्या आ जाएगा, पैरा का ये आएगा 0 से एप्सिलॉन के बीच में। और नॉन मैग्नेटिक का काई 0 होता है, तो डी का 1 होगा, सी का 4 होगा, बी का थर्ड होगा और ए का सेकंड होगा। ये सब कुछ मैच कर रहा है पहले ऑप्शन में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। मैग्नेटिज्म मैटर क्लास 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या बोला गया है कि इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला a magnetic needle performed 20 complete oscillation in 5 सेकेंड। 20 ऑसिलेशन हो रहे हैं 5 सेकेंड में। इसका मतलब कि एक ऑसिलेशन हुआ होगा 5/20, मतलब कितनी देर में, 1/4 सेकेंड में हुआ होगा, ठीक है। और एक ऑसिलेशन में जो समय लगता है उसी को तो हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, तो डेफिनेटली टाइम पीरियड कितना होगा, 1/4 सेकेंड होगा, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√I/m × b। व्हाट इज टी, टी इज 1/4, पुट करें एक बार तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1/4 इज इक्वल्स टू 2π√I की वैल्यू क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है क्वेश्चन में, 9.8 × 10⁻⁶, 9.8 × 10⁻�6 डिवाइडेड बाई, फिर क्या बोला गया हम लोगों से, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज, मैग्नेटिक मोमेंट भी दिया हुआ हम लोगों को कितना है, x × 10⁻⁵ इंटू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी गई है,
0.049। ध्यान देते ना, ऐसा करते हैं बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, ये हटा रहे हैं हम, ठीक है। अगर हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 पाई को इधर भगा दे रहे हैं, तो 4 2 जा 8, स्क्वायर करेंगे तो 64 पाई स्क्वायर इक्वल 9.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन x इंटू 0.049 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक दो डिजिट अगर हम लोग पॉइंट को खिसकाएं तो आ जाएगा 4.9 इंटू 10⁻⁻2 और 10⁻⁻5 ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻7। इसको अगर हम कट कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। और अब हम लोग ध्यान से देखें तो x इक्वल, x को इधर भगा रहे हैं, x इक्वल 64 पाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू -7 ऊपर जाके +7, 7 में से 6 जाएगा तो 10 बचेगा, 64 2 जा 128, 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1280 पाई स्क्वायर। क्लियरली फोर्थ ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है, इसलिए इस वाले का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ। क्लियर ना। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ बोला गया है कि इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द टर्न्स रेशियो इज दिस, द रेशियो ऑफ दिस। बहुत फंडामेंटल, मतलब अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसफार्मर चैप्टर का एकदम बेसिक। अगर थोड़ा सा भी ट्रांसफार्मर पढ़ाया गया होगा क्लासेस में या पढ़े होंगे क्लास में तो एकदम ध्यान से पता होगा कि NP/NS इज इक्वल्स टू क्या होता है, VP/VS। नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी कॉइल और पोटेंशियल ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। आउटपुट इनपुट के टर्म में भी बोला जा सकता था। प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1/2। लेकिन ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया वेलोसिटी मतलब पोटेंशियल ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो VS अपॉन VP जो आएगा वो क्या जाएगा, 2/1। मतलब क्लियरली क्या दिखेगा, 2:1। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, इसका सेकंड आ जाएगा। क्लियर ना, तो 8th का सेकंड ऑप्शन ठीक है। अगले पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, इन अ वर्नियर कैलिपर्स यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन, क्लास 11 बेसिक इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट पे आना कंफर्म था क्योंकि इस बार सब कुछ ऐड किया गया था, तो जरूर आता, आया भी है। क्या बोला गया यहाँ पे कि जो वर्नियर का n+1वां डिवीजन है वो कॉन्साइड कर रहा है nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल से। क्या पूछा गया है, वर्नियर कांस्टेंट। अब ये ध्यान देना है, वर्नियर कांस्टेंट ही क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। अब ये याद रहने वाली बात थी कि लीस्ट काउंट होता है, ये पता होना चाहिए था। अगर कभी भी वर्नियर कांस्टेंट की बात की जाएगी तो ये होगा, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1 msd डिवाइडेड बाई, वहां डिवाइड करते थे जो कॉन्साइड करता था, कॉन्साइड किस पे किया है, n+1 डिवीजन, डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अच्छा 1 msd की वैल्यू क्या दी गई है, 1 msd की वैल्यू है 0.1 mm डिवाइडेड बाई n+1। ऐसा करते हैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 1 mm डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स ऑफ n+1। क्लियर ना। अब 1 mm, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेंटीमीटर में। अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm होता है, तो 1 mm क्या हो जाएगा, 1 mm हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो 1/10 अगर हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो नीचे 10 पहले से था, एक और 10 आएगा तो 1/100 n+1। और अब ये आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, और इसी में पूछा गया है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। क्लियर ना, तो ध्यान रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोला जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन लगाया जा रहा है गिवन ब्लॉक पर, NLM क्वेश्चन, क्लास 11, बहुत बेसिक क्वेश्चन। मतलब क्लासेस में तो 3-3 4-4 ब्लॉक का भी करते हैं हम लोग, यहाँ तो 2 ब्लॉक का बस पूछा गया है। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन को हटा दिया गया है, तो फोर्स पूछा जा रहा है किसके किसके बीच में, A और B के बीच में। ऐसा करते हैं, सबसे पहले A सिस्टम निकालते हैं। क्या होता है भाई, इफेक्टिव फोर्स कौन है जो सिस्टम को चला रहा है, 10 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना हो जाएगा 5, कितना जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर ना। अब ध्यान देते हैं हम लोग, अगर हम लोग ब्लॉक बी को देखें तो ब्लॉक बी का कितना बन रहा है 3 kg। फोर्स कितना लगा होगा, ए की वजह से n, किधर जा रहा है, आगे जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिखेंगे, ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स, n, कम फोर्स के नाम पे पीछे कुछ लग ही नहीं रहा, तो n-0 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, 3 × 2 कर लेंगे तो n की वैल्यू क्लियरली क्या आ जाएगी, 6 न्यूटन आ जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बोला गया x इक्वल 5 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3, सिंपल हार्मोनिक्स एसएचएम का क्वेश्चन, ऑसिलेशन का क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है? एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड, बहुत बेसिक। अगर हम लोग को क्वेश्चन का एक थोड़ा आइडिया है तो क्या लिखेंगे? x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कंपेयर करेंगे साफ साफ दिखेगा, ए की जगह क्या दिख रहा है? 5, तो क्लियरली ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। यूनिट देखें एक बार, तो यहाँ यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ यूनिट क्या है? मीटर। तो एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या आ जाएगा? 5 मीटर, ठीक है ना। ओमेगा, ओमेगा की जगह पे क्या दिख रहा है? पाई, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई पाई। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ या फिर 2 पाई बाई टी। क्वेश्चन में चूंकि टाइम पीरियड पूछा गया है तो हम 2 पाई बाई टी लगा रहे हैं इक्वल पाई के। पाई से पाई एलिमिनेट हो जाएगा, टी की वैल्यू साफ साफ क्या दिख जाएगी? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो 5 और 2, 5 और 2 ऐसा आता हुआ, यही है एक ऑप्शन सेकेंड। ध्यान रखेंगे पहले ऑप्शन में बेवकूफ डाल के 5 और 2 लिखा हुआ है, लेकिन वो सेंटीमीटर में है, हम लोग का मीटर में आ रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही है, फर्स्ट नहीं। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 11 हो गया, हाँ 12। लिखा हुआ टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, क्लास 12 चैप्टर 3 करेंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के 4 क्वेश्चन थे टोटल, पहला क्वेश्चन आ गया ये। फिर देखते क्या पूछा गया, व्हेन कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एज शोन इन फिगर। टर्मिनल वोल्टेज चाहिए। पहले ऐसा करते हैं, इसको साफ साफ देखो, सर्किट में दिख रहा है कि 4 और 1 जो है वो किस में है? सीरीज में है। तो अगर हम करंट निकालेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V 10/4 प्लस 1, तो क्लियरली क्या आ जाएगा? 10/5। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 एम्पियर, क्लियर ना। तो करंट 2 एम्पियर आ गया। टर्मिनल वोल्टेज पे ध्यान दें, याद करो ये बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है। टर्मिनल वोल्टेज के केस में कई सारे फॉर्मूले पढ़ाए गए होंगे, E प्लस आई आर, ई माइनस आई आर, ई, ये सब ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? E माइनस आई आर। ई की वैल्यू कितनी है? 10। करंट कितना है? 2। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दी गई है? 1। जब भी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो फॉर्मूला E माइनस आई आर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। 10 माइनस 2 कर लेंगे तो क्लियरली क्या दिख रहा होगा? 8 वोल्ट। अगर बैटरी चार्ज होती तो E प्लस आई आर, अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तब E आता। किरचॉफ से भी लिख सकते थे वैसे, कि अगर हम एक पॉइंट यहाँ मार करते, एक पॉइंट यहाँ निकालते, तो भी हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिल जाता? E माइनस आई आर। तो डिपेंड करता है कि कैसे एग्जाम में क्लिक करे, जो भी क्लिक करेगा इस तरीके से ध्यान रखेंगे। डिस्चार्जिंग है तो ये फॉर्मूला, या फिर किरचॉफ लगा सकते थे ना। तो 8 वोल्ट आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला गया है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। भाई क्लास 12 एटम चैप्टर का एक बेसिक क्वेश्चन था, वही ये क्वेश्चन है। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। सही बात है, क्योंकि एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इक्वल नंबर में होते हैं, तो डेफिनेटली जो एटम होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो एकदम परफेक्ट लग रहा है भाई। स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। गड़बड़ हो गया, यही बात गड़बड़ हो गई भाई। बोल रहे हैं कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, नहीं। आगे जाके हम लोग पढ़ा है, हम लोग को पता है भाई कि जब भी हम लोग एटॉमिक मास नंबर को ग्रेटर देन 240 लेते हैं तो ऐसे एलिमेंट अनस्टेबल होने लगता है। रेडियो एक्टिविटी में हम लोग भी ये पढ़े हैं कि कई सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो खुद ही डीके होते रहता है उनका, तो कंफर्म उनका एटम क्या है? अनस्टेबल है। तो एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, ये तो गलत लग रहा है साफ साफ, एंड देयर नहीं, गलत है भाई। स्टेटमेंट 2 ही रॉन्ग हो गया है। स्टेबल नहीं है, मतलब एटम, सारे एलिमेंट के एटम स्टेबल नहीं होते हैं, तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन का क्वेश्चन है ये। देखें एक बार, लिखा हुआ है सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, देन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोन अमंग द फॉलोइंग आर। एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू भी होता है, एच सी बाई लैम्डा भी होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एनर्जी ऑफ फोटोन एकदम परफेक्ट है। वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज सी, सही बात है। वैक्यूम या एयर में बात करेंगे तो उसकी स्पीड सी होती है, ठीक है। फिर बोला गया द मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम जो होता है वो E बाई सी होता है, एकदम परफेक्ट है। एच न्यू बाई सी दिख रहा है, सही चल रहा है, तो थर्ड ऑप्शन भी ठीक है। लिखा गया है कि इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। सही बात है। अगर ये पूछा जाता क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है कि नहीं, तब एक अलग कहानी हो जाती, लेकिन टोटल एनर्जी तो कंजर्व है ही, तो टोटल एनर्जी भी कंजर्व होता है और टोटल मोमेंटम भी कंजर्व होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी, मतलब स्टेटमेंट डी भी ठीक है।
फिर लिखा हुआ फोटोन पोजेसेस पॉजिटिव चार्ज, ये एकदम गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। फोटोन को चार्ज कभी नहीं कर सकते, अ फोटोन कैन नेवर गेट चार्ज, ठीक है, चाहे गामा रे हो एक्स रे हो, किसी भी तरीके के फोटोन की बात करेंगे तो उनको चार्ज कभी नहीं दिया जा सकता, क्लियर ना। तो फोटोन को चार्ज तो दिया ही नहीं जा सकता है, इसलिए ए बी सी और डी तो सही है, ई नहीं सही है। ए बी सी एंड डी ओनली, इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान देते हैं एक बार। लिखा हुआ मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जैसे यहाँ पे 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, 2 से 6, अब ध्यान देते हैं हर बार इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर आया है, और जो लोअर ऑर्बिट है वो हर बार फिक्स है। एक तो गधे जैसा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग पूरा सॉल्व करें, एकदम बेकार आइडिया रहेगा वो ना, दिमाग लगाते हैं। हर बार इलेक्ट्रॉन को आना कहाँ है, 2 वाले में आना है, कहीं से भी आ सकता है, जैसे 3 से आ रहा है एक बार 4 वाले से आ रहा है, एक बार 5 वाले से, और एक बार 6 वाले से। एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा कहाँ होगा, 6 से 2 में। ई सबसे ज्यादा होगा तो लैम्डा सबसे कम होगा, क्योंकि एनर्जी और लैम्डा तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है तो वहां पे लैम्डा सबसे कम आएगा। तो 6 से 2 वाले में लैम्डा सबसे कम वाला आएगा, मतलब डी का कौन सा आएगा, फर्स्ट आएगा। डी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में, वही सही, खत्म। बोलो। अच्छा, जहां एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम होगा वहां पे लैम्डा सबसे ज्यादा आएगा, ये चेक कर लेते हैं। जब 3 से 2 आएगा तो लैम्डा सबसे ज्यादा होगा, तो ये वाला आएगा 656 में, ए का थर्ड होना चाहिए, थर्ड है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी सब सीक्वेंस को भी मिला सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि हम लिटरल सारा सॉल्व करने लगे, वो तो एकदम बेकार आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ अ टाइटली वाउंड 100 टर्न्स of coil of radius 10 centimeter carries a current of 7 ampere. The magnitude of the magnetic field at the center of the coil is. Moving charge and magnetism का क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होता है फॉर्मूला, न्यू नॉट आई अपॉन में 2r। लेकिन ऐसे कितने टर्न है, n टर्न है, तो n का मल्टीप्लाई कर लेंगे। शुरू करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू क्या दी गई है, 4 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 लिख दे रहे हैं, इनटू 10 की पावर -7। तो पहले हम लोग क्या किए, म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर लिए, कितना है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू करंट की बात करें, करंट कितना है 7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100 डिवाइडेड बाई 2। आर कितना है, आर हो जाएगा 10 बाई 100 कर लेंगे तो यहाँ पे 10 इंटू 100 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब कैंसल आउट करते हैं, 7 से 7 एलिमिनेट हो जाएगा, 2 से कट करेंगे ये 11 आ जाएगा। क्लियरली 11 4 जा 44 होगा। ऑप्शंस में 44 सारे में बहुत दुष्ट है सब, ठीक है, आगे सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो 44 हम लोग को किसी एक जगह मिल जाता तो हम लोग उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं। तो 44 इंटू ये कितना है हम लोग का, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 की पावर 3 और 10 की पावर -7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 की पावर -4 हो जाएगा। अगर हम इसको लिखे 4.4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, 4.4 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा -3, क्या चीज आएगा, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, ये क्या बन जाएगा मिली टेस्ला। तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू कितना 4.4 मिली टेस्ला। क्लियर ना। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। क्लियर ना। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 बोला गया आउटपुट y ऑफ द लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ n, या फिर a जो भी लिखा हुआ है। अब ध्यान देते हैं, लॉजिक गेट का ये अगला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा गेट है ये, नैंड गेट है। ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है। यहाँ देखें एक बार, नॉर गेट के दोनों इनपुट में b गया है, तो क्या लिखेंगे b प्लस b पूरे पर बार, तो ये क्या आ जाएगा b का बार। अगर हम लोग नैंड गेट की बात करें तो नैंड गेट में दोनों का इनटू किया जाएगा, तो क्या लिख लेंगे a इंटू ए पूरे पर बार, तो क्लियरली ये क्या आ जाएगा a का बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है a बार और यहाँ पर क्या है b बार। अब अगेन ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है, तो इनपुट्स का सम करने वाले हैं, तो a बार प्लस b बार, क्योंकि नॉर गेट है तो पूरे पर बार लग जाएगा। अब बार तोड़ने का तरीका क्लासेस में सिखाया गया बहुत अच्छे तरीके से भाई, कि हम लोग अगर बार को ब्रेक करेंगे तो a बार पे बार आ जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा इनटू, और अगेन b के बार पे बार,
बार से बार कैंसिल आउट होगा, क्लियरली क्या आ जाएगा यहाँ पे A इंटू बी। अब A इंटू बी जो होता है वो तो एंड गेट का होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर फोर्थ ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इस पर ध्यान देते, लिखा हुआ एक वायर है जिसका लेंथ L है, रेजिस्टेंस जो है वो है 100 ओम, इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। एक पूरे वायर को 10 पार्ट में तोड़ देगा, 10 पार्ट में अगर कट कर देंगे तो जो एक का पार्ट का लेंथ बचेगा वो L/10 होगा। R इज इक्वल्स टू रो L/A, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है 100 ओम। क्लियर ना? अब जब कट किया गया है तो क्या हो जा रहा है, रो L/10 और इंटू A। क्लियर ना? तो रो L/A क्या हो जाएगा, वो तो 100 है, 100/10 कर लेंगे तो डेफिनेटली कितना दिख रहा होगा, ये 10 ओम आएगा। इसका मतलब कि एक इंडिविजुअल पार्ट का जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 10 ओम आ जाएगा। तो 10 पार्ट हो गए भाई, पहले 5 पार्ट को किस में जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है। तो 10 10 10 10 और 10, तो 10 5 बार अगर हम लोग ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा, ये 50 ओम आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, जबकि नेक्स्ट 5 पार्ट को किस में कनेक्ट किया गया, पैरेलल में। अगर इक्वल 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 रेजिस्टेंस पैरेलल जुड़ते हैं तो जो इक्वलेंट आता है वो R/N होता है। तो कितना हो जाएगा, 10/N कितना है 5, तो कितना आ जाएगा, ये 2 ओम। फिर क्या है कि द टू कॉम्बिनेशन आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो 50 और 2 को ऐड कर लेंगे तो डेफिनेटली ऐड होने के बाद कितना आ जाएगा, ये 52 ओम आ जाएगा। क्लियर ना? तो मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा फटाफट बता दे रहे हैं कि अगर एक बेसिक आइडिया होगा बच्चे को तो यहाँ से सॉल्यूशन तो आराम से समझा जा सकता है। क्लियर ना? तो इसका 52 आएगा, तो ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भाई, ये तो बताया नहीं गया था सिलेबस में कहीं पे भी कि रेडियो एक्टिविटी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो है वो है। अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है, अगर एक अल्फा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और एटॉमिक मास नंबर में 4 की कमी हो जाएगी। तो जो y आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 80, 4 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 286। पॉजिट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ता एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर पे, तो जेड का भी यही रह जाएगा। बीटा माइनस है, जब भी बीटा माइनस होगा तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ा देते हैं, अगर बीटा प्लस होता है तो एटॉमिक नंबर 1 घटा देते, उल्टा चलेगा। तो माइनस है तो 1 बढ़ा देंगे, तो बढ़ा देंगे तो जो ये p वाला आएगा 1 बढ़ जाएगा एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। अगेन जैसा पॉजिट्रॉन के लिए बोले थे वैसा ही इलेक्ट्रॉन के लिए भी बोला जा सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, केवल चार्जेस आ रहे होंगे या जा रहे होंगे। तो ये दोनों तो एज इट इज रह जाएंगे, तो 81 और 286 आएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। क्लियर ना? ध्यान देते हैं, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ था, मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील वायर इज स्टील एंड इट्स यंग्स मॉडुलस इज। पहली बात ध्यान रखेंगे, इलास्टिक लिमिट का मतलब ना फोर्स बाई एरिया होता है। ठीक है, तो फोर्स बाई एरिया क्वेश्चन में दिया गया है, यूनिट से भी वैसे देखा जा सकता था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेफिनेटली ये फोर्स बाई एरिया होगा। और ये तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है ही, पहले इलास्टिक लिमिट है तो पहले ये इलास्टिक लिमिट हो गया, बाद में यंग्स मॉडुलस है तो बाद वाला यंग्स मॉडुलस हो गया। देखते हैं एक बार, y इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया इनटू डेल्टा एल बाई एल, ऐसा हो जाएगा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, यंग्स मॉडुलस और लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है, रखते हैं एक बार। 2 इंटू 10 टू द पावर 11, फोर्स बाई एरिया 8 इंटू 10 टू द पावर 8, लेंथ 1 मीटर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 8 कटेगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 8, नीचे आएगा 10 टू द पावर 11, ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर हो जाएगा, और डेफिनेटली जो चेंज इन लेंथ आएगा वो आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। अब 4 इंटू 10 की पावर -3, -3 क्या हो जाएगा, mm हो जाएगा। तो क्लियरली इसका जो ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है 4 mm, तो जो चेंज इन लेंथ होगा वो आ जाएगा 4 mm के इक्वल। क्लियर ना? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं 21 की ओर, लिखा हुआ है द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट। अगर व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर दिया जाए, अब ये भी पढ़ाया गया होगा भाई क्लासेस में, वे ऑप्टिक्स से पढ़ाया गया होगा कि भाई अगर 2 स्लिट है वहाँ मोनोक्रोमेटिक सोर्स की बजाय अगर व्हाइट लाइट लगा देंगे तो जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो तो व्हाइट बनेगा,
और बाकी सब जगह क्या होगा, पूरा कलरफुल होगा, रेड ग्रीन ब्लू वॉयलेट ये सब दिखाई देगा। तो पूरी स्क्रीन कलरफुल होगी, जबकि जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो वाइट होगा। तो इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपियर, नहीं। देयर विल बी अ सेंट्रल डार्क फ्रिंज, नहीं। देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रिंज, बिल्कुल, क्योंकि सबका मैक्सिमम वहां मिलेगा। तो सेंट्रल पॉइंट अगेन वाइट बन जाएगा और बाकी पूरा स्क्रीन क्या रहेगी, कलरफुल रहेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका थर्ड ठीक है। वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था ये, ठीक है, ध्यान देते हैं। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22, हाँ 22, 22 की ओर लिखा हुआ है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना है, 2t-1। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी आ जाएगा ds/dt से, और डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, ये 2, ठीक है। फिर क्या बोला गया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। पावर पूछा जा रहा है हम लोगों से। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, FV। F कितना है 5, वेलोसिटी कितना है 2, तो जो पावर आएगा वो डेफिनेटली कितना आ जाएगा, 10 वाट आ जाएगा। और 10 वाट का कौन सा ऑप्शन है, केवल पहला ऑप्शन है, क्लियर ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं 23 की ओर। अगेन अब ये पढ़े हुए के ऊपर हो रहा है कि अगर सोलर सेल वगैरह का आइडिया होगा तभी ये कर पाएंगे हम लोग क्वेश्चन। कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A एंड B एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फॉर अ सोलर सेल। सोलर सेल में जो IV कर्व होता है वो कुछ ऐसा सा बनता है, इस तरीके से। तो कहाँ बना है भाई, तो ये बना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, बोले एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला तो ठीक लग रहा है। सेकंड वाले में बोला गया रिवर्स बायस जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें करंट माइक्रो एम्पेयर में होता है, एकदम सही है। फॉरवर्ड बायस में होता तो मिली एम्पेयर में होता, रिवर्स बायस में होगा तो माइक्रो एम्पेयर में होगा। लेकिन आगे जो लिखा है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर, ये गलत है भाई। रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो माइनॉरिटी की वजह से होता है, इसीलिए माइक्रो एम्पेयर में होता है, कम होता है। फॉरवर्ड में मिली एम्पेयर में होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी की वजह से होता है। तो यहाँ पे ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ मेजोरिटी नहीं माइनॉरिटी होना चाहिए था, इसलिए बी गलत है। और चूंकि बी गलत है तो ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, क्लियर ना। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, सेंटर ऑफ मास कोलिजन और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से यही एक क्वेश्चन पूछा ही गया था। क्या बोला गया है कि कंप्लीटली इनइलास्टिक, कंप्लीटली इनइलास्टिक है, तो इसके लिए तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, 0 होगा। याद करो इसी में तो चीजें चिपक जाती थी ना, तो अगर दो ऑब्जेक्ट अलग अलग चल रहे होंगे आफ्टर कोलिजन क्या होगा, एक साथ चलने लगेंगे। द बॉडी ए मूव विद वेलोसिटी v1 व्हाइल बॉडी बी इज एट रेस्ट। तो जो पहली बॉडी है ए वो चल रहा है कितने वेलोसिटी से, v1 से। दूसरी जो बॉडी बी है वो रेस्ट में है। अब आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है, परफेक्टली इलास्टिक में चीजें चिपक के जुड़ के चलने लगती हैं, तो ये कुछ ऐसे चलने लगेगा एक साथ, ए और बी एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे। दोनों का मास सेम था m और m। अब जो टोटल मास होगा वो 2m होगा। और ये कितने से चल रहा है, तो ये चल रहा है किसी v2 वेलोसिटी से। भाई दुनिया जहान में किसी भी तरह का कोलिजन होगा मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही, मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, क्या लिखेंगे mv1, इसका मोमेंटम 0 इज इक्वल्स टू 2mv2। तो यहाँ से m से m एलिमिनेट कर देंगे। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, v1/v2 पूछा गया है। क्लियरली ये 2 दिख रहा है, 2 को लिख सकते हैं 2/1, मतलब आंसर कौन सा आ जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर सेकेंड ठीक हो जाएगा इसका, क्लियर ना, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन है भाई ये, मतलब प्रिज्म में ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर है, एकदम रेयर, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि इट ट्रैवल थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू इट्स द बेस। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर है कि क्लास में किए होंगे, तो अगर किसी को प्रिज्म की एकदम ठीक जानकारी होगी तभी कर सकते थे ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे I1 दिया हुआ है, तो क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। साइन I1 साइन 30 डिग्री, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कंसीडर कर ले रहा है, तो क्या लिख लेंगे म्यू साइन R1, ठीक है। इनसाइड एंगल हम लोग R1 मान लिए। अब इस साइड का एंगल R2 मान रहे हैं और इस पॉइंट पे अगेन स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे म्यू साइन R2 इज इक्वल्स टू, एयर में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 1 इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ से साइन R2 क्या आएगा 1 इंटू 1 1, तो कितना जाएगा 1 अपॉन म्यू, ये किसकी वैल्यू है साइन R2 की वैल्यू है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/2 म्यू इज इक्वल्स टू
साइन R1। अब हम लोगों को साइन R1 पता है, साइन R2 पता है। एक और चीज पता है हम लोगों को, क्या? कि जो R1 प्लस R2 होता है वो इक्वल होता है A के। प्रिज्म एंगल साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री, क्वेश्चन में बोला गया, हाँ लिखा हुआ है राइट एंगल प्रिज्म, ठीक है। अगर नहीं भी बोला जाता तो फिगर में तो खैर दिया ही है। तो अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो हम लोग क्लियरली यहाँ से R2 क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस R1। पुट करें एक बार, क्या लिखेंगे तब इसको बताओ, साइन 90 माइनस R1 इज इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। साइन 90 बाय थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस R1 इज इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। अब हम लोगों को कॉस R1 पता है, साइन R1 पता है। अब आइडेंटिटी भी एक पता होनी चाहिए थी, क्या आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर R1 प्लस कॉस स्क्वायर R1 इज इक्वल्स टू 1। साइन R1 की वैल्यू क्या है, 1 बाई 2 म्यू। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 म्यू स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर R1 करेंगे तो आ जाएगा 1 म्यू स्क्वायर इक्वल 1। यहाँ से 1 म्यू स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले लें, एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5/4 इज इक्वल्स टू 1। म्यू स्क्वायर को इधर भगा दे रहे हैं, तो यहाँ से म्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4, रूट लगा देंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी कितनी, रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया म्यू का वैल्यू। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। हम वापस अभी बोल दे रहे हैं बात कि कठिन क्वेश्चन था ये, ठीक है। पेपर में बने इसके चांस कम थे, ठीक है। वैसे अगर किसी से बन गया तो बहुत अच्छा दिमाग चल रहा था, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 26 एक एकदम मतलब डुअल नेचर का क्वेश्चन कह रहे हैं, मैटर वेव का क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर फॉर्मूला पता है, ग्राफ्स का एक अच्छा आइडिया, तभी ये कर सकते थे क्वेश्चन। दी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, h/√2m/e। तो यहाँ से क्या आएगा, इधर उधर करें तो h बाई लैम्डा, लैम्डा इधर, उसको उधर भगा रहे हैं, रूट में 2m/e, रूट इधर जाके स्क्वायर बना देगा, तो क्या आएगा बताओ, h बाई लैम्डा पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2m/e, ठीक है। ये क्या बना हम लोगों का, h स्क्वायर 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2m/e। ध्यान से देखो, 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m अपॉन में h स्क्वायर इन 2e। अगर एकदम ध्यान से देखेंगे तो देखो ना, ये काम कर रहा है y का, क्योंकि 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, ये काम कर रहा है x का, तो ये y इक्वल mx जैसा हुआ कि नहीं, और y इक्वल mx मतलब स्ट्रेट लाइन जैसा, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन केवल ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो वही सही। ध्यान देना ना, बहुत ऐसा कई बार बच्चे रट लेते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ये मार देते वो मार देते। जब तक इक्वेशन से हम लोग चेक नहीं कर लेंगे तब तक क्लियरली ऐसे ऑप्शंस को टिक नहीं करना है भाई। एक बार एग्जाम देते पूरे साल में तो बहुत ध्यान से चीजों को लेकर चलेंगे, ध्यान देना। बोला गया था क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ओमेगा से दिखाते हैं इसको, क्या होता है फॉर्मूला, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। क्लियरली दिखना चाहिए कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब जो भी डायमेंशन लेस का ग्रुप होगा वही सही हो जाएगा। स्ट्रेन एंड एंगल, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस आएगा, डायमेंशन लेस आएगा तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, इसलिए 1 ही ठीक है। 2 वाले में गड़बड़ क्या है, 2 वाले में गड़बड़ स्ट्रेस, स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर का डायमेंशन दे देगा ये, तो डायमेंशन लेस नहीं हुआ। यहाँ दिक्कत कौन कर रहा है, आर्क, क्यों, क्योंकि आर्क एक तरह का क्या है, लेंथ है, और लेंथ का तो डायमेंशन होता है भाई, तो भी ये दिक्कत कर रहा है। यहाँ कौन दिक्कत कर रहा है, यहाँ दिक्कत कर रहा है, हमको लग रहा है दोनों दिक्कत कर रहे हैं, क्योंकि एंगुलर स्पीड क्या होता है 2π/t, तो नीचे तो टाइम पीरियड रह गया ना, और स्ट्रेस का दिक्कत तो है ही, क्योंकि ये किसके इक्वल है, फोर्स अपॉन एरिया के, तो दोनों का डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फोर्थ नहीं सही है, कौन सा सही है, केवल इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि स्ट्रेन हो चाहे एंगल हो वो भी डायमेंशन लेस है, जैसे सॉलिड एंगल खुद एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। बोला गया एक अनपोलराइज लाइट अगर स्ट्राइक करे किसी ग्लास सरफेस से ब्रूस्टर एंगल पे,
ब्रूस्टर एंगल क्या होता है भाई? ब्रूस्टर एंगल वो एंगल है, ब्रूस्टर एंगल वो एंगल है जिस पर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट की जाएगी तो इंसिडेंट रे तो अनपोलराइज होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पूरी तरीके से पोलराइज होगा, जबकि रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो पार्शियली पोलराइज होती है। ठीक है, तो बोला गया रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शियली, नहीं, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज, यस। रिफ्रैक्टेड, सॉरी रिफ्रैक्टेड तो नहीं होता है पोलराइज, बोथ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड विल बी कंप्लीटली पोलराइज, नहीं ये भी नहीं है। द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज बट द रिफ्लेक्टेड जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पार्शियली पोलराइज होगा, ध्यान रखना है। रिफ्रैक्टेड के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जाता है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे कंफर्म है कि पोलराइज रहेगा, और इस केस में रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये सब जानकारी है, बहुत अच्छा होने के ऊपर है। तो 28 का ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, क्लियर ना? आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रॉड इज 2400 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द रॉड इज। देखो, पासिंग थ्रू मिड पॉइंट यहां से ना, ये रहा हम लोगों का रॉड, यहां से एक्सिस ऐसे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कम होगा, कितना होगा? ml स्क्वायर बाई 12 होगा। अगर यहां से पूछा जाता तो ml स्क्वायर बाई 3 होता, मिड पॉइंट से पूछा जाएगा तो ml स्क्वायर बाई 12 होगा। आई की वैल्यू दी गई, कितना है? 2400। मास कितना है? मास दिया हुआ 400। ग्राम को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ग्राम ग्राम कट जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ बचेगा, तो हम लोग को आंसर भी सेंटीमीटर में ही चाहिए, ऑप्शन देख के आगे लग गया है, तो कुछ भी कन्वर्जन नहीं करेंगे। एल स्क्वायर बाई 12, 0 0 0 0 कैंसिल, 4 6 जा 24, एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 इंटू 12, तो एल इक्वल क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 6, 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2, 6 6 बाहर, 6 रूट 2, रूट 2 की वैल्यू लगभग लगभग 1.4, तो 14 6 जा 8.4 के आसपास कुछ आएगा, 8.4 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर। तो 29 का फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्लियर ना? आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ, थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड जेंटली over the surface of water. If the surface tension of water is 0.07 Newton per meter, then the excess force required to take it away from the surface is। भाई सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है? 0.07। डिस्क की बात कर रहे हैं, तो डिस्क का अगर हम लोग लेंथ देखेंगे तो उसके सरकमफेरेंस के बराबर आएगा। सरकमफेरेंस कितना होगा? बोले 2, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/7 इंटू आर। आर कितना है? 4.5। 4.5 को हम लोग 9/2 लिख लेते हैं, ठीक है। 7 से कट करेंगे तो आ जाएगा 0.01, ये 2 से 2 पूरा कट गया, तो 22 इंटू 9 इंटू ये 10 की पावर -2 बन जाएगा। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 119 इंटू 10 टू द पावर -2, इतना आ गया। अगर हम इसको ठीक से लिखें तो क्या बन जाएगा? ये 19, क्या चाहिए हम लोगों को? 198, 19.8, 4.5, अच्छा ओ सॉरी सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे ना, 10 की पावर -2 और आएगा, 10 की पावर -2 और आएगा, तो ये जो है ये बन जाएगा 10 की पावर -4, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? 19.8 इंटू 10 टू द पावर -3। अब ये क्या बन गया? ये बन गया मिली, तो 19.8 मिली न्यूटन। तो 19.8 मिली न्यूटन ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा इसका, क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 लिखा हुआ, थर्मोडायनामिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस ABCDA, ठीक है। तो वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ BC। अच्छा B to C जाएंगे, अगर B to C, तो B to C में वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं हुआ है। जब वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हुआ है तो जो वर्क डन आएगा वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्लियर ना? खत्म। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ, व्हील ऑफ बुलॉक कार्ट इज रोलिंग ऑन अ बस। वही फिर अगेन वही सेकंड क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस का है, रोलिंग मोशन का क्वेश्चन आ गया ये। अब रोलिंग मोशन का अगर एकदम बेसिक आइडिया तो बन जाता है ये, क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है कि ये वाला पॉइंट चलता है, ये वाला पॉइंट चल रहा है कितने से? V से।
ये वाला पॉइंट चलता है 2v से, और ये वाला जो पॉइंट होता है वो रेस्ट में होता है। इधर का पॉइंट चलता है v√2 से, और इधर का पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो नीचे की ओर चलता है कितने से, v√2 से। तो सब यही सब होता है कहानी। तो क्या दिख रहा है साफ साफ कि जो पॉइंट पी है उसका स्पीड ज़्यादा है, जो पॉइंट क्यू है उसका स्पीड कम है। तो पॉइंट पी मूव स्लोअर नहीं, पॉइंट पी मूव फास्टर देन क्यू, ये बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन। बोथ द पॉइंट पी एंड क्यू मूव विथ इक्वल स्पीड नहीं, गलत है ये। पॉइंट पी हैज जीरो स्पीड, ये तो गलत ही है, 2v से चलेगा। तो रोलिंग मोशन है भैया, अगर आइडिया होता तो तब तो बेसिक है, लेकिन चूंकि सिलेबस में नहीं था तब तो बड़ा ही अजीब सा है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। 33 लिखा हुआ द मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/10 ऑफ द अर्थ। पहली बात अर्थ के लिए बात कर लेते हैं, जीई क्या होगा, जी मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। अब उस प्लैनेट में निकाल रहे हैं, तो प्लैनेट का जो मास है वो 1/10 है अर्थ के मास का, तो me/10। डायमीटर जो है आधा आधा है, जो चीज डायमीटर के साथ होता है वही चीज रेडियस के साथ भी होता है। अगर डायमीटर आधा है तो रेडियस भी आधा होगा। डायमीटर का रेशियो 1:2 है तो रेडियस का रेशियो 1:2 होगा, ध्यान रखेंगे ना। जो चीज डायमीटर साथ वही रेडियस साथ, डायमीटर आधा है तो रेडियस भी आधा होगा। क्या लिख लेंगे, re/2, पूरे का स्क्वायर तो चल ही रहा है, तो 4 चला जाएगा ऊपर, 4/10 बाहर, क्या आएगा Gme/re का स्क्वायर। और Gme/re क्या है, Ge है, तो 4/10 इंटू Ge की वैल्यू अगर हम लोग 10 ले लें तो 10 से 10 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा 4। 4 कोई ऑप्शन में नहीं, इसका मतलब कंफर्म वो 9.8 लिए होंगे, 9.8 लेंगे तो 4 से जरा सा कम हो जाएगा, जरा सा कम होगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। क्लियर ना, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अच्छा, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, C1/C2 इक्वल है C3/C4 के, मतलब ये खराब हो जाएगा। 2 और 2 सीरीज में है, सीरीज में क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है तो 1 आ जाएगा। सीरीज में है तो आधा हो जाएगा, फिर वो दोनों किस में होंगे, पैरेलल में, तो पैरेलल में होंगे तो इधर दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 1, आंसर क्या आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत बेसिक लेकिन हो गया, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 35 क्यों चल रहा है, लिखा हुआ थिन स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल इज चार्ज बाय सम सोर्स। अच्छा, सेल है, सेल मतलब अंदर खाली है, अगर अंदर खाली है, ठीक है, अंदर अगर खाली तो अंदर चार्ज नहीं होगा, अंदर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो पोटेंशियल बदलेगा नहीं, मतलब अंदर पोटेंशियल वही होगा जो पोटेंशियल सरफेस पर होगा, V इनसाइड इक्वल पोटेंशियल एट सरफेस। और पोटेंशियल एट सरफेस क्या होगा, बोले KQ/R, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस द 2 पॉइंट्स P एंड C होगा, सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा P एंड C या C एंड P, ठीक है ना। तो P एंड C, तो जो पोटेंशियल P पर है वही पोटेंशियल C पर है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, अरे जब दोनों वैल्यू सेम ही है तो अगर हम VC माइनस VP करें, चाहे VP माइनस VC करें, डेफिनेटली क्या आ जाएगा बताओ, जीरो आ जाएगा कि नहीं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जीरो। क्लियर ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। आगे बढ़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 क्यों, 1D का क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन 1D का दिख रहा है जहाँ पे VT ग्राफ दिया और AT ग्राफ पूछा जा रहा है। अगर हम लोग VT ग्राफ पे ध्यान से देखें, देखो ध्यान से, VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। और तुम अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे स्लोप बदला नहीं है, मतलब क्या नहीं बदलेगा, एक्सेलरेशन। शुरू में एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा, कांस्टेंट चलेगा। तो एक्सेलरेशन पहले शुरू में वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, फिर वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो शुरुआत में जीरो 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 जीरो, फिर पॉजिटिव में और कांस्टेंट, तो दूसरा गलत, पहला गलत, केवल तीसरे में ही पॉजिटिव और कांस्टेंट है, तो थर्ड सही है, फोर्थ तो गड़बड़ हो गया। फिर आगे क्या हुआ है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया है, एक्सेलरेशन जीरो हो गया है। वेलोसिटी घट रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा लेकिन कांस्टेंट होगा, देखो नेगेटिव में है कांस्टेंट है, फिर वेलोसिटी जीरो, फिर एक्सेलरेशन जीरो। क्लियरली थर्ड एकदम परफेक्ट मैच करा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 36 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। 37 लिखा हुआ इफ द मास ऑफ द बॉब इन अ सैंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास एंड इट्स लेंथ इज मेड हाफ। भाई एसएचएम का क्वेश्चन है ये। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो तो √L/G होता है, मास पर डिपेंड नहीं करता, मास तो कट जाता है, सिर्फ लेंथ पर डिपेंड करता है। लेंथ को क्या किया गया है, आधा किया गया है, ठीक है। लेंथ को आधा कर दिया गया, तो जो नया वाला टाइम पीरियड होगा
2 पाई अंडर रूट में L/2G होगा। हम करें 1/√2 को अलग कर लें, क्या बचा अंदर, 2 पाई अंडर रूट में L/G, ये पुराना वाला T हो गया, तो ये क्या बन जाएगा T/√2। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/2 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल, मतलब कि 1/√2 इज इक्वल टू T, तो इसी की वैल्यू क्या बोली गई है x/2। x/2 किसके इक्वल कर देंगे 1/√2 के, x की वैल्यू क्या आएगी 2/√2, x को लिख लेंगे √2 एक √2 कैंसिल, तो क्लियरली x की वैल्यू क्या आएगी √2, तो √2 अगर करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। सही, क्लियर ना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 लिखा हुआ 10 मिली फैरड, अरे बहुत गड़बड़ हो गया भाई, 10 मिली नहीं है 10 माइक्रो है ना, फिगर में दिख रहा है। एक 10 माइक्रो फैरड कैपेसिटर है, 10 माइक्रो फैरड है, गड़बड़ हो गया थोड़ा। 10 माइक्रो फैरड कैपेसिटर जो कनेक्ट किया गया किससे 210 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले सोर्स से, एज शोन इन फिगर द पीक करंट इन द सर्किट। ठीक है, करंट की बात कर रहे हैं तो पहले हम लोग आरएमएस निकालते देखते हैं। आरएमएस करंट क्या हो जाएगा वी आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्सी। वी आर एम एस कितना है 210, एक्सी की वैल्यू क्या होती है 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा। 2 पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, फ्रीक्वेंसी कितना है 50, 2 पाई एफ इंटू सी कितना है, सी है 10, 10 क्या माइक्रो, मतलब 10 की पावर -6। ठीक है, देखते हैं एक बार वापस लिख रहा है 210 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 50 इंटू 10 की पावर -5 ना, मल्टीप्लाई कर लिए, 7 से कटेगा 30। ठीक है, क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे 52 जा 100, तो आ जाएगा 3, एक जीरो पहले से था 100 का 2 जीरो और इंटू 22 इंटू 10 की पावर -5, ये क्या आएगा 66 इंटू 10 की पावर 3 और 10 की पावर -5 मिलेगा, तो 10 की पावर माइनस में 2 बचेगा। 10 की पावर -2 मतलब कितना आएगा 0.66 एम्पियर। लेकिन ये क्या आया है आरएमएस करंट, हम लोगों से क्या पूछा गया है पीक करंट, मतलब आई नॉट चाहिए। और आई नॉट होता क्या है, तो बोले आई नॉट जो होता है वो होता है आई आर एम एस इंटू √2। तो आई आर एम एस कितना है, आई आर एम एस है 0.66 इंटू √2, क्लियर ना। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले 1.4 ले लेते √2 की वैल्यू, तो 14 6 जा 84, लगभग 84, मतलब 84 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 6 जा 84, 4 8 कैरी, 14 6 जा 84, 84 और 8 जो आएगा वो आ जाएगा 92। ठीक है, 3 डिजिट लगा लेंगे तो 0.924 के आसपास, मतलब कौन सा ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है सेकंड वाला, क्लियर ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39। अब देख यहाँ क्या बोला गया हम लोगों से कि टीवी ग्राफ दिया गया आइडियल गैस का, और किस फॉर्मूले के हिसाब से, चार्ल्स लॉ के हिसाब से, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ, कई सारे लॉज थे, उन्हीं में एक चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे भाई, केटीजी का क्वेश्चन है, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कांस्टेंट हो जाएगा, पावर कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्या एक क्वेश्चन बनेगा तब V प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं किससे, आइडियल गैस क्वेश्चन से। क्या था फॉर्मूला PV इज इक्वल्स टू nRT। क्या दिख रहा है इस ग्राफ में, इस ग्राफ में दिख रहा है कि y एक्सिस पर है T, जो भी y एक्सिस पे होता है तो हम लोग इक्वेशन में उसको अकेले कर ले रहे हैं। तो बताओ T इक्वल क्या आ जाएगा, nr नीचे जाएगा तो P अपॉन nr इंटू V आ जाएगा। एकदम ठीक से देखो अगर, तो ये काम कर रहा है y का, ये काम कर रहा है x का, और ये काम कर रहा है किसका, स्लोप मतलब m का। ठीक है, तो कंफर्म है कि ये y इक्वल mx जैसा फॉलो कर रहा है। ठीक है, जहां पे y का काम कौन कर रहा है t, x का काम कौन कर रहा है v, और डेफिनेटली स्लोप का काम कौन कर रहा है p बाई nr। और स्लोप किसके इक्वल होता है बताओ, स्लोप इक्वल होता है tan थीटा के, मतलब अगर स्लोप ज्यादा तो tan थीटा ज्यादा, और स्लोप कब ज्यादा होगा जब थीटा ज्यादा होगा, थीटा ज्यादा होगा स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा तो P मतलब प्रेशर ज्यादा होगा। तो किसके लिए एंगल सबसे ज्यादा है P1 के लिए, जिसके लिए एंगल सबसे ज्यादा tan थीटा ज्यादा स्लोप ज्यादा।
एंगल कम P2 कम, एंगल सबसे कम तो P3 सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा P1 देन P2 देन P3, P1 सबसे ज़्यादा देन P2 देन P3, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। क्लियर ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40। मतलब बहुत अगर ध्यान से हम लोग चल रहे हैं ना, ऐसा कुछ कठिन सा नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। हाँ, ये भी एक ट्रिकी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट अगर मान लेते मैग्नेट लिए हैं, ये मान लेते हैं हम लोगों का प्लस है, ये माइनस है, अगर ये है लेंथ L, तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा m/l। ठीक है, इसको ऐसे बेंड कर दिए, जब बेंड किया गया तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और बीच का एंगल कितना है? बीच का एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? L/2, ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा? L/2। ठीक है, अब मैग्नेट बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? माइनस m, और इसके लिए क्या मानना पड़ेगा? प्लस m, और दोनों मिल के तो खत्म तो हो ही जाएंगे। माइनस m से प्लस m एक मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर, माइनस m से प्लस m एक मैग्नेटिक मोमेंट ये m वेक्टर। ठीक है, अच्छा ये वाला जो एंगल है वो 60 था, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। तो अगर हम नेट मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? 2m cos 120/2। ठीक है, मतलब m तो नया पता लगाना पड़ेगा, देखते हैं क्या है। तो cos θ/2 नहीं, वो 2a cos θ/2 वाला फॉर्मूला होता है, वो लगा रहा है। ठीक है, तो cos 120/2 मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 कट जाएगा, यहाँ सिंपली क्या आ जाएगा? m डैश। एंड व्हाट इज m डैश? एक बार हम लोग इसका मैग्नीट्यूड देख तो लें, इसका मैग्नीट्यूड ये m डैश और m डैश। भाई m होता क्या है? अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो क्या होता है? बोले पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। पोल स्ट्रेंथ कितना है? m, लेंथ कितना हो गया? L/2, तो ml/2, एंड ml की वैल्यू थी कैपिटल M, तो अब जो m डैश है वो कितना आ जाएगा? m/2 आ जाएगा। तो अगर हम लोग बेंड कर देंगे 60 डिग्री पर, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कितना आएगा? m/2 आएगा। क्लियर? तो बहुत अच्छे से इसको भी ख्याल रखेंगे, ये भी एक ठीक क्वेश्चन है। हमको लगा प्रिज्म के बाद ये कठिन क्वेश्चन में काउंट हो सकता है। ठीक है, अगले पे देखते हैं। 41 41 एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी to launch a satellite of mass m from the surface of earth of mass m and radius r in a circular orbit at an altitude of 2r from the surface of the earth। अच्छा, ये भाई कितनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी एक सैटेलाइट के लिए? ठीक है, तो देखते हैं एक बार। तो पहले मान लेते हैं कि वो जो एनर्जी है वो हम लोग के मान ले रहे हैं। अरे, जो एनर्जी हम लोग उसको क्या मान ले रहे हैं? के मान ले रहे हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी प्लस लिखने वाले थे, लेकिन यू का फॉर्मूला ही नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा। कितना? जी स्मॉल m कैपिटल M बाई आर, क्योंकि उसको अर्थ के सरफेस से फेंका जा रहा है। ठीक है, तो शुरुआत में सैटेलाइट यहाँ कहीं था, फिर क्या है? उसको हम लोग को ऊपर प्रोजेक्ट करके सैटेलाइट बनाना है, केवल फेंक नहीं देना है। सैटेलाइट के लिए अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जब सैटेलाइट बन जाएगा, कितनी हाइट पर? बोले यहाँ से 2r, तो सेंटर का डिस्टेंस तो r है ही, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 3r। तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब सैटेलाइट यहाँ होगा तो रुका थोड़ी रहेगा, उसके पास खुद की कुछ ना कुछ स्पीड होनी चाहिए ना, वो भी देखते हैं एक बार। कैसे लगाएंगे भाई? mv²/r, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। जी स्मॉल m कैपिटल M बाई r का स्क्वायर, एक आर कैंसिल, हम लोग की काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी यहाँ से। कितना? हाफ mv² इक्वल, यहाँ दोनों जगह 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? 1/2 जी स्मॉल m कैपिटल M बाई एक आर तो बचा है ना। अब ये स्मॉल आर कहाँ से होता है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? वो तो 3r होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3r। ये वैल्यू क्या आएगा? जी स्मॉल m कैपिटल M बाई 6r। मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए तो वो भी रख रहे हैं। क्या लिख लेंगे? जी स्मॉल m कैपिटल M बाई में 6r। ठीक है, फिर माइनस, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ होगी। क्या होगी भाई? जी स्मॉल m कैपिटल M बाई कितना डिस्टेंस है? 3r। इस वाले टर्म को इधर ले आते हैं, कुछ कॉमन दिख रहा है? बोले बहुत कुछ कॉमन दिख रहा है। जी mm बाई आर कॉमन, क्या बचा अंदर? 1 प्लस 1/6 माइनस 1/3। क्लियर ना? तो यहाँ अगर लोग देखेंगे तो जी स्मॉल m कैपिटल M बाई आर, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, 6 1 जा 6 प्लस 1
-2, ठीक है। तो 6 और 1 7, 7 में से 2 गया तो 5, आंसर क्या आ जाएगा 5 जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई आर। इतनी काइनेटिक एनर्जी से 6 आर सॉरी, इतनी काइनेटिक एनर्जी से देना पड़ेगा तब जाके वो 2 आर के एल्टीट्यूड पे जाके सैटेलाइट के फॉर्म में सेट हो सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आता हुआ दिखेगा, ठीक है। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, कई बार बच्चे यहाँ पे के फाइनल 0 कर देते हैं, तब करते जब सैटेलाइट वर्ड नहीं मेंशन होता, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चल रहा है। 42 लिखा हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज बाई connecting it to a battery through a resistor. If I is the current in the circuit, then in the gap between the plates. कैपेसिटर का जो गैप होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करता है। जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो कंडक्शन करंट के डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, ठीक है। तो क्या बोला गया, देयर इज नो करंट, नहीं होगा, प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट तो होगा ही भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट से हर साल एक दो आता है, इस बार 2 क्वेश्चन आया। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ आई, बिल्कुल सही है। ये लिखा हुआ पूरी तरह से नहीं, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन आई, नहीं ये भी नहीं, गलत है, लेस और इक्वल होगा, ठीक है ना, तो ध्यान देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। 43 लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। देखिए दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, बिल्कुल सही बात है, तभी तो पोलराइजेशन शो करते हैं भाई, वही वेव्स पोलराइजेशन शो करते हैं जो ट्रांसवर्स होते हैं, और लाइट पोलराइजेशन शो करता है, वेव ऑप्टिक्स में लोग पढ़े हैं ये बात। द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है भाई। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट के, तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये सही लिखा हुआ है। दे ट्रैवल विथ स्पीड इक्वल्स टू 6, सही बात है। वैक्यूम में या एयर में इनकी स्पीड 1 अपॉन रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होती है, बिल्कुल सही बात है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, नहीं गलत है भाई, यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल सकते हैं वो। यूनिफॉर्म स्पीड से जब चार्ज चलता है तो सिर्फ क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने के लिए उसको चलना पड़ेगा एक्सेलरेटेड, चार्ज अगर एक्सेलरेट होगा तब वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्लियर ना। तो चार्ज को एक्सेलरेट होना पड़ेगा, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, गलत है ये, तो ध्यान रखेंगे भाई, ये वाला गलत है, इसीलिए ये सही है, इसीलिए इसका फोर्थ ठीक है, क्लियर ना। क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं हो पाया तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। 44 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 लिखा हुआ है मेटालिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस दिस, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज दिस, लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस, is heated from 0 to 100 degree Celsius without expansion or bending. The compressive force developed in it. Y is equals to यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले पर क्वेश्चन है, फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है, फोर्स इनटू लेंथ। थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ लगाएं तो क्या लिखते हैं, एल अल्फा डेल्टा टी, एल सेल कट जाएगा तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आएगी, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ से एफ इक्वल क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया 10 टू द पावर -3 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर -5 इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.5, ध्यान देना, इंटू 10 टू द पावर 13 हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 13 -8, ये कितना जाएगा 5 इंटू 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 13 में से 8 गया तो 5, और इसका -1 और, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन, क्लियर ना। 5 इंटू 10 टू पावर 4 मतलब क्या लिख सकते हैं इसको 50 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन, ठीक है। बहुत ही अलग तरीके से लिखने का प्रयास किया जानबूझ के, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा, ठीक है, 50 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 45, अच्छा क्वेश्चन भी, मतलब डायोड को विटर्सन ब्रिज को मिक्स करके एक ठीक क्वेश्चन बनाने का प्रयास किए हैं, ध्यान देंगे। लिखा हुआ चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव, ये नहीं बोला गया कि जिसमें ब्रिज बैलेंस्ड है, बोला गया कि कौन है जो ब्रिज बैलेंसिंग की सिचुएशन को अचीव कर सकता है, ठीक है। तो चेक करना शुरू करते हैं, ऐसा करते पहले वो देखते जो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखेंगे तो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है,
तो यहाँ पे जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस में, ये तो हो सकता है। यहाँ देखेंगे तो पी जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, तो रिवर्स बायस में करंट यहाँ से जा ही नहीं पाएगा, तो ये तो कभी जिंदगी में बैलेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो देखो पी अगेन जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, पी जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, एन जुड़ा हुआ पॉजिटिव से, ये भी कभी बैलेंस नहीं हो सकता। तो कौन सा बचा, केवल 1 और 3 बचा हुआ, ठीक है। 1 और 3 देखना शुरू करते हैं। 3 देखिए एक बार, 3 में ये है फॉरवर्ड बायस में, ठीक, फॉरवर्ड बायस में है। अब हम लोग को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या मान चलना है कि डायोड का खुद का कुछ रेजिस्टेंस है, आइडियल डायोड नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ कुछ इसका रेजिस्टेंस है लेट्स से स्मॉल आर, तो क्या ये दोनों पैरेलल में है? पैरेलल में जो इक्विवेलेंट आता है वो छोटे वाले से भी छोटा आता है, मतलब कि जो इक्विवेलेंट आएगा वो 5 से भी छोटा होगा, आर से भी छोटा होगा, ठीक है। अगर हम लोग को यहाँ बैलेंस करना होगा तो 10/15 है अगर, तो इक्वल 10 यहाँ भी 15 चाहिए। सोच के बताओ, 15 5 से तो छोटा नहीं है, लेकिन इनका इक्वलेंट तो 5 से भी छोटा आएगा, आर से भी छोटा आएगा, तो 15 तो कभी नहीं आ सकता है, इसलिए थर्ड तो कभी बैलेंस ही नहीं हो सकता है। ये समझ में आ रहा है? मस्त लॉजिक लगेगा यहाँ पे। ये पहली बात कि ये और ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में जो इक्विवेलेंट आता है वो जो जिनको बनाया गया है पैरेलल में उनसे भी छोटा आता है, तो मतलब जो इक्विवेलेंट आएगा वो 5 से भी छोटा होगा और आर से भी छोटा होगा। तो यहाँ जो इक्विवेलेंट आएगा वो 15 तो कभी अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो 5 से भी घट गया है। और हम लोग को बैलेंस होने के लिए R1/R2 इक्वल होना चाहिए R3/R4 के, तो कंफर्म है कि ये इस साथ बैलेंस हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ कभी भी 15 तो आ ही नहीं सकता है, इसलिए बैलेंस नहीं हो सकता। तो कंफर्म है कि 1 सही है। लेकिन एक बार चलो फिर चेक कर लेते हैं कि क्या 1 लॉजिकली सही से समझ पा रहे हैं कि नहीं हम लोग ना। देखना यहाँ अगर लोग देखेंगे तो देखो ये P जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, मतलब फॉरवर्ड में तो है, तो कंफर्म वो तो ठीक है। दोनों किस में, सीरीज में, बैलेंसिंग की कंडीशन 10/15 इक्वल्स टू 10 दो लोगों को अगर जोड़ा जाएगा तो जो इक्विवेलेंट आता है वो दोनों से बड़ा आता है, मतलब 5 से भी बड़ा होगा और इसके रेजिस्टेंस स्मॉल आर से भी ज़्यादा होगा। तो सही बात है भाई, हम लोग को ज़्यादा चाहिए भी तो, हमको तो 15 चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस 10 ले लेंगे तो 10 और 5 जुड़ के 15 हो जाएगा और बैलेंस हो जाएगा। तो क्लियरली फर्स्ट ठीक दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। क्लियर ना? तो क्वेश्चन नंबर 45 का पहला ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं एक बार। 46 बोला गया सीट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, अ फोर्स इज नीडेड टू। ऐसे अगर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल रखे हैं, अगर हम उसके पास एक मैग्नेटिक प्लेट को रख देंगे तो इधर वो उसको अट्रैक्ट करेगा, इधर रिपेल करेगा। तो अगर हम उसको पकड़ के रखना चाहिए, अगर हमको चाहिए कि वही रहे, तो कुछ ना कुछ उसको पकड़ना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है, होल्ड द सीट देयर इफ इट इज मैग्नेटिक। बोले बिल्कुल सही बात है, अगर वो सीट मैग्नेटिक होगा तो हमको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो प्लेट वहां बना रहेगा। नहीं तो भाई इस मैग्नेटिक पोल की वजह से या तो ये अट्रैक्शन महसूस करेगा या तो रिपल्सन। अगर हम फोर्स नहीं लगाए होंगे तो प्लेट कहीं भी जा सकता है, इसलिए पहला तो ठीक है। लिखा है होल्ड द सीट देयर इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक। नहीं, अगर वो नॉन मैग्नेटिक होता तो फोर्स ही नहीं लगेगा, जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो वो सीट को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा। तो अगर उसको छोड़े भी रखेंगे तो भी वो सीट वहीं बना रहेगा। तो अगर वो नॉन मैग्नेटिक होगा तब फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसलिए बी तो गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, लिखा हुआ है मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। कंडक्टिंग होगा तो वो मेटल जैसा काम करेगा, मतलब मैग्नेटिक जैसा प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। और अगर हम दूर लेके जाएंगे तो हम लोग को पता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर भाई कभी भी ऐसा हो कि मैं अगर दूर लेके जा रहे हो या पास लेके जा रहे हो तो ये हमेशा इसमें होने वाले चेंज को अपोज करेगा। अगर दूर जा रहा होगा तो पास खींचने लगेगा, पास आ रहा होगा तो दूर फेंकने लगेगा। तो हम लोगों को अगर उसको कांस्टेंट वेलोसिटी चलाना है तब तो फोर्स लगा के रखना पड़ेगा, इसलिए सी तो ठीक लग रहा है, ठीक है, सी तो सही है। डी वाले पे आते हैं, लिखा है मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज बोथ नॉन कंडक्टिंग नॉन पोल। नहीं 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 नहीं, अगर नॉन कंडक्टिंग होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो जो मैग्नेटिक पोल है उसको कुछ भी अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं लगाएगा, तब तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए कोई फोर्स को धक्का दे देंगे तो भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, चाहे पास या चाहे दूर। इसका मतलब इसका ए और सी केवल सही है, तो ए एंड सी ओनली, इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं 47, लिखा हुआ है इफ द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर। अगर एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अगर डी घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो लिखा हुआ है कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। बोले बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्या हुआ है, बैटरी कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू अ बैटरी, जब बैटरी से कनेक्टेड रहेगा अब तो जो पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा बताओ, वो तो
कांस्टेंट रहेगा। क्या फॉर्मूला होता है हम लोगों का, Q इज इक्वल्स टू C इंटू वी। C बढ़ रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। अगर हम लोग कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो चार्ज होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो चार्ज स्टोर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब जो ए वाला स्टेटमेंट है वो भी ठीक लग रहा है। एनर्जी की बात करते हैं, यू इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। वी तो कांस्टेंट है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, पैरेलल में होगा तो पोटेंशियल नहीं बदलेगा। कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस इंक्रीज किया जा रहा है। अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ लिखा है एनर्जी डिक्रीज होगा, गलत है, ये तो गड़बड़ हो गया। लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन द सेम। चार्ज और पोटेंशियल, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है लेकिन चार्ज बढ़ रहा है तो ये रेशियो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सेम तो नहीं रहेगा, इसलिए डी गड़बड़ है, ठीक है। ई वाले में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेज। प्रोडक्ट Q इंटू वी। अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो V तो कांस्टेंट है लेकिन ये बढ़ रहा है तो पूरा प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बोले बिल्कुल सही है, E तो ठीक है। तो इसका मतलब A ठीक है, C ठीक है और E ठीक है। A, C एंड E ओनली, ऑप्शन नंबर सेकेंड ठीक है। ठीक है, हम पहले ही बोल रहे हैं बात कि ऑप्शंस का सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, तो सही आंसर क्या वो देखेंगे तब अपने ऑप्शन में मैच करा रहे होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। लिखा हुआ है टू हीटर्स ए एंड बी हैव पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट रेस्पेक्टिवली। दोज टू आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में जोड़ते हैं तो रेजिस्टर के पैरेलल का फॉर्मूला, पैरेलल में जोड़ते हैं बल्ब्स को, हीटर्स को, तो पावर के लिए सीरीज का फॉर्मूला उल्टा पुल्टा चलेगा, ठीक है। तो पहले किस में जोड़े, सीरीज में, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। फिर पैरेलल में जोड़े हैं तो सीरीज का फॉर्मूला, सीरीज में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। कितना आएगा, 2/3 अपॉन में 3 है ही, तो सिंपल ये क्या आ जाएगा, 2/9। 2/9 मतलब 2:9, मतलब 48 का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर ना, आगे बढ़ रहे हैं। 49 लिखा हुआ है कि स्मॉल टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया हुआ है और फिर आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा होगा, मतलब इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे, उस केस में मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FO अपॉन FE। FO कितना है, FO है 140, FE कितना है, FE है 5। डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 8 जा 40। तो सिंपली क्या आ जाएगा आंसर, इसका ऑप्शन सेकंड ठीक हो जाए। क्लियर ना, तो 28 ठीक है इसका। आगे बढ़ रहे हैं, 50 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है अ फोर्स डिफाइंड बाई F इक्वल AT²। ए एक्चुअली में नहीं है, वहाँ अल्फा है वो, ठीक है। तो अल्फा T² प्लस बीटा T एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। देखो पहले तो हम लोग ऐसा करते हैं कि अल्फा का डायमेंशन निकालते हैं। अल्फा का डायमेंशन किसके इक्वल आएगा, F/T² का डायमेंशन के इक्वल आएगा। बीटा का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, बोले F/T के डायमेंशन के इक्वल आएगा, ठीक है। अब ध्यान से सोचो, अगर हम इस T का इधर मल्टीप्लाई कर दे एक T को, तो अल्फा इंटू T का डायमेंशन क्या हो जाएगा, F/T। और F/T खुद किसका डायमेंशन है, बीटा का डायमेंशन है। इसका मतलब कि अल्फा T बाई बीटा या बीटा बाई अल्फा T जो होगा वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, ठीक है। और हम लोगों को यही चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी, तो अल्फा T बाई बीटा यही प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक है। क्लियर ना, तो बस ये था हम लोगों का नीट का जो पेपर हुआ है इस बार, उसके फिजिक्स सब्जेक्ट का सॉल्यूशन। क्लियर ना, थैंक यू।